नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं इसे स्वस्थ है, मस्त है, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इसी अध्ययन को और गति देने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हूं मैं प्रादेशिक परिदृश्य को लेकर और अपने चर्चा करने वाले हैं अप्रैल माह के प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। आपसे एक राय, विचार विमर्श, आप जो भी मान लीजिए, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि आप बताइएगा दोस्तों, अपने जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, राजस्थान जीके को लेकर एक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, उन पुस्तकों का अध्ययन करना प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की बात करें तो दीनदयाल पब्लिकेशन को लेकर काफी चर्चित पुस्तक है, बहुउपयोगी पुस्तक अपने मान सकते हैं। तो उसका अध्ययन अगर अपने करें तो आप प्रारंभ करें, तो आप उसका सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा कि प्रारंभ करें या नहीं करें। ओनली फॉर करंट जीके का सेशन लगाएं, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आपके प्रत्युत्तर जो मुझे मिलता है उसी के अनुरूप मैं निर्णय लेकर अपन जल्दी उस पर काम करना शुरू करेंगे। अब ज्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते अपने प्रादेशिक परिदृश्य को लेकर, और आज के प्रादेशिक परिदृश्य में अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से रिलेटेड कुछ बिंदुओं को। लोकसभा चुनाव दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में हुए हैं। कितने चरणों में हुए हैं दोस्तों? तो 2 चरणों में हुए हैं। और कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं? तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। कौन सी दोस्तों? 18वीं लोकसभा के। इन लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथियां जो जारी की गई वो 16 मार्च 2024 को दोस्तों जारी की गई। कब की गई? 16 मार्च 2024 को। 18वीं लोकसभा को लेकर 16 मार्च 2024 को मतदान हेतु तिथियां जारी की। दोस्तों, देश में 7 चरणों में यह चुनाव होने हैं और राजस्थान में 2 चरणों में संपन्न हुए हैं। और 2 चरणों में जो चुनाव संपन्न हुए हैं वो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2024 को संपन्न हुए हैं। अभी सभी मेरे प्रिय साथियों ने मतदान किया होगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी ने अपनी अहम भूमिका अदा की है और इस लोकतंत्र के महापर्व को अपने राजस्थान में 2 चरणों में इसे संपन्न किया गया था। और 2 चरणों में संपन्न किया गया। उसमें पहले चरण में दोस्तों 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और दूसरे चरण की बात करें तो 13 लोक सीटों पर चुनाव हुए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि प्रथम चरण कब हुआ तो 19 अप्रैल को मतदान हुआ और द्वितीय चरण का मतदान 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए हुआ। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। इस लोकसभा के साथ साथ एक सीट पर उपचुनाव भी हुआ। वह कौन सी सीट थी? तो विधानसभा उपचुनाव। बांसवाड़ा की बागीडोरा की दोस्तों विधानसभा सीट है जिसकी निर्वाचन संख्या 165 है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि राजस्थान की विधानसभा सीट जिसका निर्वाचन संख्या 1 है वो कौन सी है। ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि निर्वाचन संख्या विधानसभा की वह सीट जिसकी निर्वाचन संख्या 1 है, वह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतानी है। बांसवाड़ा की बागीडोरा विधानसभा सीट जिसकी निर्वाचन संख्या 165 है, वहां का उपचुनाव हेतु 26 अप्रैल को मतदान करवाया जाएगा। दोस्तों, जो अभी 26 अप्रैल को मतदान हुआ है और इसका जो परिणाम है वो कब आएगा दोस्तों? तो इसका परिणाम 4 जून 2024 को आएगा। कब आएगा? 4 जून 2024 को। यहाँ पर दोस्तों उपचुनाव क्यों हुआ? क्योंकि यह दोस्तों जो कांग्रेस सीट के प्रत्याशी थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इन्होंने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया, वहां से रिजाइन दे दिया और ये भाजपा में शामिल हो गए। तो इस कारण वहां उपचुनाव होने जा रहा है। कहां पर? बांसवाड़ा के बागीडोरा में। बांसवाड़ा के बागीडोरा में। तो ये था दोस्तों अपना लोकसभा चुनाव। 2 चरणों में हुआ है, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर हुआ, दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, बांसवाड़ा की बागीडोरा। बात करें दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो अडानी ग्रुप ने 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू किया है। तो दोस्तों इस तथ्य से अपने को 2 ही बातें ध्यान में रखनी है कि पहला तो यह सोलर प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है और कितने मेगावाट का है, इन 2 चीजों को अपने ध्यान में रखना है। तो अडानी ग्रुप ने जो अपना 180 मेगावाट का सोलर
सिस्टम जो लगाया है वो जैसलमेर के देवी कोट में लगाया है। किसके कोट में? तो जैसलमेर के देवी कोट में। किसके कोट में? जैसलमेर के देवी कोट में। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जो यह हर साल दोस्तों 540 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। कितना? 540 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अडानी जी अब कोर्ट में भी क्या लगाने लगे हैं? सोलर प्लांट लगाने लगे हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा देवी कोर्ट में, किसके कोर्ट में? देवी की कोर्ट में 180 मेगावाट का सोलर सिस्टम प्लांट लगाया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक मिशन कार्यरत है जिसे जल जीवन मिशन कहा जाता है। क्या है जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन का दोस्तों उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक कस्बे तक, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक ढाणी तक, हर संभव जहां तक प्रयास हो वहां तक शुद्ध जल की आपूर्ति हो, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। इस मुहिम को लेकर यह जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों इस जल शक्ति मंत्रालय ने कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने कितना उद्यम रूप से और शानदार तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसी के तौर पर 48 जिलों के, राजस्थान के 48 जिलों के रैंकिंग जारी की गई, जिसमें क्या है अपना डेडवाना और कुचामन पहले स्थान पर रहे हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। बस इतना ही फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के 48 जिलों की रैंकिंग बनाई गई, जिसमें से डेडवाना और कुचामन क्या रहे? शीर्ष स्थान पर रहे हैं। उसके बाद खेरथल तिजारा की बात करें तो खेरथल तिजारा 2 नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर डेडवाना कुचामन 100 में से 75.95 अंक के साथ पहले पायदान पर आया है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें इस रैंकिंग की तो इसमें 11 जिले टॉप परफॉर्मर रहे हैं, जबकि 24 जिले क्या रहे हैं? पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रहे हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुचामन डेडवाना क्या रहे हैं? प्रथम स्थान पर रहे हैं। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, यह दोस्तों क्या कौन सा पुरस्कार है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बात करें सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की तो दोस्तों ये प्रदेश की जो महिला क्रिकेटर होती है, प्रदेश की यानी राजस्थान की जो महिला क्रिकेटर होती है, उन्हें यह सुंदर कांति जोशी पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिसकी घोषणा 17 मार्च 2024 को की गई। दोस्तों सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है वो 3 वर्ग में दिया गया, सीनियर वर्ग में, सब जूनियर वर्ग में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के। सीनियर वर्ग में बात करें तो ज्योति चौधरी को यह अवार्ड दिया गया, सब जूनियर वर्ग में बात करें तो वृंदा शर्मा जी को यह अवार्ड दिया गया, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो सीता भार्गव जी को यह अवार्ड दिया गया। तो ये दोस्तों आप सुंदर कांति जोशी पुरस्कार से आपको ध्यान में रखना है कि सीनियर वर्ग में ज्योति जी को नवाजा गया है, सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को, सब जूनियर वृंदा शर्मा, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव। सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के, सतत विकास लक्ष्य है क्या दोस्तों? यह 2015 में प्रारंभ किया गया था। तो सतत विकास लक्ष्यों की अपन बात कर रहे थे। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ दोस्तों। कब हुआ? 4 मार्च 2024 को। अपने बात कर रहे थे सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो 2015 से प्रारंभ हुआ और यह मिशन 2030 तक, इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। कितने दोस्तों? 17 लक्ष्य रखे गए हैं। उन 17 लक्ष्यों को पूरा करना है कब तक? 2030 तक, जिसमें से SDG 1 सतत विकास लक्ष्य 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कुल 17 है, यानी 17 है, और 17 लक्ष्यों को लेकर यह मिशन कार्यरत है कि 2030 तक इन सभी पर क्या करना है? पूर्ण रूप से इन पर विजय हासिल करनी है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इन सतत विकास, एक बार आप जरूर गूगल पर सर्च कीजिएगा सतत विकास लक्ष्य क्या है, उनमें कितने लक्ष्य हैं वो एक बार जरूर पढ़िएगा। लेकिन मैं अभी भी आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, अभी अपने देख लेते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों ये देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं कि सतत विकास लक्ष्य है, जिन्हें SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। ये 17 लक्ष्य हैं दोस्तों, अपने जान लेते हैं। ये UNDP द्वारा
संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनडीपी है उसके द्वारा यह गोल निर्धारित किए गए हैं कि पहला इसमें से गोल होगा निर्धनता नहीं, निर्धनता कम बिल्कुल हटानी है। शून्य भूख, भूखमरी नहीं रहे, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली हो। एसडीजी 4 है गुणवत्ता की शिक्षा मिले, लैंगिक समानता हो, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता हो, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिले, अच्छा काम और आर्थिक विकास हो, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा मिले, असमानताओं में कमी हो, टिकाऊ शहर और समुदाय हो, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन हो, जलवायु कार्रवाई हो, पानी के नीचे जीवन और जमीन पर जीवन, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं और लक्ष्यों के लिए साझेदारी। इस प्रकार ये दोस्तों ये देख ही लीजिए, आपको यूएनडीपी की साइट अपने बिल्कुल ऑथेंटिक अध्ययन करे हैं। यूएनडीपी की साइट से इन सभी लक्ष्यों को अपन ने जाना है कि ये इस प्रकार 17 कुल एम है। कितने एम है? टोटल 17 एम है जो यूएनडीपी द्वारा सुझाए गए हैं और वर्ष 2030 तक इन पर क्या पानी है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये दोस्तों अपना था एसडीजी जिसके बारे में अपन ने जाना और इनके लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए अभी क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। तो साथियों यह सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। और इसके साझेदार कौन थे? तो यह राजस्थान सरकार तो मेजबान रही क्योंकि अपने जयपुर में हुआ, और भारत के तकनीकी साझेदार यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र संघ की सहभागीदारी से यह सम्मेलन हुआ है। तो उसके उद्देश्य दोस्तों यही है। और इसमें विशेष ये है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा 3 नॉलेज पोर्टल इसमें क्या किए गए, जारी किए गए। एसडीजी नॉलेज हब और खाद्य व पोषण सुरक्षा विश्लेषण बोर्ड और एसडीजी 2 जीरो हंगर डैशबोर्ड। इस प्रकार 3 पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एसडीजी नॉलेज हब यानी सभी को ज्ञान मिले, ऐसे करके पोर्टल शुरू किया गया। खाद्य व पोषण सुरक्षा यानी खाद्य खाने की सामग्री मिले और जिससे क्या हुआ कि कुपोषण के शिकार न हो, अच्छा पोषण मिले, अच्छे से भी जीवन यापन हो सके, और जीरो हंगर यानी कोई भी भूखमरी में न रहे, भूखा जीवन न जिए। तो ऐसे लेकर 3 डैशबोर्ड जारी हुए हैं जिनमें से पता लगेगा कितनी भूखमरी है। सभी प्रकार के डाटा जारी किए जाएंगे और अपने खाद्य व सुरक्षा को लेकर भी अपने डाटा जारी होंगे, जिससे यह सब कुछ पता लगाया जाएगा और इन पर लक्ष्यों को हासिल करने में अपने आसानी रहेगी। तो ये 3 पोर्टल है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस सम्मेलन में इन पोर्टलों की शुरुआत की गई है। कौन कौन से हैं? तो एसडीजी नॉलेज हब, पहले तो ज्ञान बढ़ाएंगे, फिर खाद्य व पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड और फिर जीरो हंगर डैशबोर्ड। ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान के 4 प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी यह कहां पर है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से राजस्थान के 4 कलाकारों को वर्ष 2022 के लिए और 23 के लिए, कब कब के लिए? 22 के लिए और 23 के लिए पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन है दोस्तों, आइए जानते हैं। 2022 के लिए 3 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा नवाजा गया है। श्रोद वादक बसंत काबरा जी को, अलाइड थिएटर आर्ट्स यानी लाइटिंग के लिए दौलतराम वेद जी को, और परंपरागत लोक संगीत भपंग वादन के लिए गफूरुद्दीन मेवाती जोगी को नवाजा गया है। और वर्ष 2023 के लिए अगर संगीत नाटक अकादमी ने जिसे सम्मानित किया है वह मोइनुद्दीन खान है। कौन? सारंगी वादक है मोइनुद्दीन खान। इस प्रकार टोटल 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी ने नवाजा है। याद कैसे रखेंगे? श्रोद वादक बसंत काबरा जी, लाइटिंग के लिए दौलतराम वेद जी को, और भपंग वादक गफूरुद्दीन मेवाती जी को, और वर्ष 2024 का सारंगी वादन का जिक्र मिला है मोइनुद्दीन खान को। कि दोस्तों याद रखेंगे शानदार सी ट्रिक के साथ कि कोबरा, क्या कोबरा दौलत जी को मेवात में खा गया। कहां पर खा गया? मेवात। अलवर भरतपुर के इलाके को क्या बोलते हैं? मेवात बोलते हैं ना। तो मेवात में खा गया कि कोबरा दौलत जी को मेवात में खा गया। कोबरा से याद रखेंगे बसंत काबरा, ठीक है। दौलत से अपने याद रखने वाले हैं दौलतराम वेद जी को, मेवात से अपने याद रखेंगे गफूरुद्दीन मेवाती को, और खा से अपने याद रखेंगे मोइनुद्दीन खान को। तो कैसी लगी दोस्तों ट्रिक?
संगीत नाटक अकादमी अवार्ड याद हुए कि नहीं हुए, बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसी प्रकार शानदार तरीके से अपने अध्ययन करने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। आईआईटी जोधपुर ने विकसित किया हाइब्रिड ड्रोन। दोस्तों, आईआईटी जोधपुर है, उसने एक ड्रोन विकसित किया है जो पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है और हवा में भी रह सकता है। सभी प्रकार में कार्य करने में सक्षम है और इसका नाम दिया है अहिंगा। क्या नाम दिया गया है? अहिंगा इसका नाम दिया गया है। यह 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है और इसकी उड़ान के समय 15 मिनट है। और यह कितने मिनट के लिए उड़ान भर सकता है? 15 मिनट तक यह उड़ान भर सकता है। तो अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित किया गया ड्रोन निम्न में से है, तो वो कौन सा है? अहिंगा है। कौन सा है? अहिंगा है। ऐसे ड्रोन अमेरिका या चीन में है, लेकिन अब अपने भारत में आईआईटी जोधपुर द्वारा भी विकसित किया जा चुका है। राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च। क्या है राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड? दोस्तों, जो नहरों में, तालाबों में, पोखरों में, डैम में जितना पानी स्टोरेज है, उनकी जो आंकड़े हैं, उनको लेकर सभी आंकड़े, कितना पानी अभी उपलब्ध है, कितने नहीं है, कितना कहां पर स्टोर है, तो उनको लेकर जो आंकड़े है वो इस जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड द्वारा अपन प्राप्त कर सकेंगे। तो यह पोर्टल अभी राजस्थान सरकार द्वारा क्या किया है? लॉन्च किया गया है। और ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, यह आपको ध्यान में रखा। प्रदेश के बांधों, नहरों के जल स्तर का रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड सूचना पोर्टल का जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा 15 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। अपने जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत है। कौन है दोस्तों? जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत जी द्वारा 15 मार्च 2024 को यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो अपने को बताएगा बांधों में कितना पानी है, नहरों में कितना पानी है, तो उनके जल स्तर को लेकर अपने को जानकारी मिलती रहेगी एक्चुअल टाइम पर, इस समय कितना पानी उपलब्ध है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राजस्थान है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को वित्तीय सहमति। ई विधान एप्लीकेशन क्या है दोस्तों? ई विधान अपने नाम से समझते हैं। ई विधान, विधान से है विधानसभा, ई से है पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक करना है, ठीक है, डिजिटलीकरण करना है, किसी प्रकार का पेपर यूज नहीं करना है, इंटरनेट पर आधारित, इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित अपनी विधानसभा बनानी है। इसको लेकर पूरे कंप्यूटराइजेशन को लेकर 17.52 करोड़ का कुल व्यय होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है। अब जो अपनी असेंबली है, विधानसभा है, वो पूर्णतः क्या हो जाएगी? कंप्यूटराइजेशन हो जाएगी, कंप्यूटरीकृत हो जाएगी। और इसका जो अनुपात रहेगा वो वित्तीय अनुपात 60:40 के अनुपात में रहेगा। केंद्र सरकार 60% वहन करेगी और 40% राज्य सरकार इस पर वहन करेगी। टोटल जो खर्चा आने वाला है 17.52 करोड़ आने वाला है। और विधानसभा में किसी प्रकार का कोई पेपर यूज नहीं किया जाएगा, इसको लेकर यह सहमति बनी है। देखिए दोस्तों, ई विधान, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे नेवा भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है नेवा क्या है। तो इसमें क्या है? विधानसभा के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इसमें शामिल है। क्या बनाना है? यानी परियोजना को पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली की एक अवधारणा है, यानी कागज का यूज ही नहीं करना, सब क्या हो जाएगा? कंप्यूटरीकृत हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट अपने फैक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति, जिस प्रकार देश में अपनी नीति है, तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा मेरे प्रिय साथियों। जल्दी से जल्दी टाइप कीजिएगा नीति आयोग की फुल फॉर्म, और नीति आयोग कब अपने वर्तमान स्वरूप में आया, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। उस नीति आयोग की तर्ज पर ही क्या बनाया गया है? रीति बनाया गया है। और यह पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा एक प्रोग्राम संचालित था, उसी का ट्रांसफर कर, उसका रूप परिवर्तन कर रीति का गठन किया गया है। दोस्तों, क्या है रीति? कि जिस प्रकार केंद्र सरकार 2047 का विजन लेकर चल रही है विकसित भारत को लेकर, उसी विकसित राजस्थान 2047
की योजना तैयार करने की प्रक्रिया के तहत राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया है कि उन राजस्थान विकसित 2047 बनाने के लिए इस में सभी प्रकार के क्या होंगे, उन लक्ष्यों को संजोया जाएगा जिससे कि विकसित राजस्थान 2047 में अपने रूप में हो जाए, कि वह विकसित बन जाए। रीति के कार्य क्या होंगे दोस्तों, कि रीति राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना होगा। इसके अतिरिक्त विकसित राजस्थान 2047 के ड्राफ्ट का निर्माण, नीति निर्धारण, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों की क्रियान्विति और उनके सुधार के लिए सुझाव देना है। देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना है और आदि इस प्रकार के क्या है, रीति के कार्य होंगे। कि विकसित राजस्थान अगर 2047 बनाना है तो उसके लेकर सभी नीति निर्धारण करना, सभी प्रकार की योजनाओं को संचालित करना और क्या क्या उनमें सुधार करने की जरूरत है उनको पालना करना, और जो देश विदेश में अन्य योजनाएं चल रही है वो कितने रूप पर अपने सफलता के कायम पर खरी उतरी है तो वो उनको देखकर उन्हें फॉलो करना। तो ऐसे सभी कार्य क्या होंगे, रीति के होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो माननीय पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। ना काम यही था विकसित राजस्थान को लेकर कि ऐसे गतिविधियां संचालित हो जिससे अपना राजस्थान एक अच्छे पायदान पर जाए, पिछड़े से विकसित की ओर अग्रसर हो। और उसी का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है, रीति कर दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में ऊपर हाशिए में लिख लीजिएगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। कई बार फुल फॉर्म में पूछी जाती है और फोर की जगह ऑफ आ जाता है, तो ऑफ नहीं है, फोर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। और यह किसकी तर्ज पर है, नीति आयोग की तर्ज पर है। तो नीति आयोग के जैसा मैंने आपसे पूछा है वो आप बताइएगा जरूर। नेक्स्ट अपने दोस्तों पढ़ेंगे रामगढ़ कलेक्टर, देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित हो चुका है दोस्तों, कि राज्य सरकार ने क्या आधिकारिक रूप से इसे जियो हेरिटेज साइट 16 मार्च 2024 को घोषित कर दी है। और ऐसा पहला अधिसूचित सरकार द्वारा होने वाला भू विरासत स्थल कौन सा बन गया है, तो रामगढ़ कलेक्टर बन गया है। रामगढ़ कलेक्टर बन गया है दोस्तों। ये क्या है रामगढ़ कलेक्टर, तो दोस्तों एक उल्कापिंड था, उल्कापिंड गिरने के कारण एक विशाल का एक गड्ढा बन गया और जिससे कि उस गड्ढे को क्या है कि रामगढ़ कलेक्टर और जियो हेरिटेज के रूप में उसे मान्यता मिल गई है। बारात जिले के 650 करोड़ वर्ष पहले उल्का गिरने के प्रभाव के कारण 3 किलोमीटर व्यास वाले रामगढ़ कलेक्टर को जीरो हेरिटेज साइट घोषित किए जाने से यहाँ इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस इम्पैक्ट कलेक्टर को कनाडा स्थित डाटाबेस सोसाइटी से मान्यता मिल चुकी है। रामगढ़ कलेक्टर पृथ्वी के भूवैज्ञानिक, खगोल जैविक इतिहास और जीवन और पर्यावरण पर ब्रह्मांडीय टकराव के प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। कि रामगढ़ जो ये कलेक्टर है वो पृथ्वी के जो भूवैज्ञानिक है, खगोल जैविक इतिहास और जीवन और पर्यावरण पर ब्रह्मांडीय टकराव जो हुए हैं उनके बारे में सभी प्रकार की जानकारी है क्या है, इनसे वैज्ञानिक क्या करते हैं, पता करते हैं और जानकारी इनसे मालूम भी हुई है। क्रेटन प्राचीन जीवों के जीवाश्मों को भी संरक्षित करता है जो प्रभाव से पहले इस क्षेत्र में रहते थे। इसे विश्व का 200वां और देश का 3रा कलेक्टर होने का दर्जा भी प्राप्त है। सैनिक कल्याण बोर्ड और देवनारायण बोर्ड सहित 7 नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये प्रमुख नियुक्तियां की गई है जो अपने पढ़ लेते हैं। किसान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, CR चौधरी जी को बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे कौन, CR चौधरी जी, जिन्हें किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई जी को बनाया गया है। बिश्नोई क्या करते हैं, पेड़ पौधे और जंतुओं को लेकर काफी अग्रेसिव रहते हैं, उनके लालन पालन पोषण को लेकर इस तरीके से अपने याद कर सभी रहते हैं अग्रेसिव। मैं किसी
पर्टिकुलर व्यक्तित्व को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, किसी समुदाय को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद करवाने के तरीके से कह रहा हूँ कि बिश्नोई जाति से अपने इसे रिलेट कर सकते हैं जंतु कल्याण बोर्ड को। देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश जी बढ़ाना का इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड प्रेम सिंह बाजोर, इनमें जोर ज्यादा है तो इनको सैनिक का कल्याण बोर्ड का क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। जोर ज्यादा होने के कारण क्या बना दिया, सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना। श्री यादे माटी कला बोर्ड प्रहलाद राय टाक ये वर्मा साहब हैं, तो वर्मा साहब को माटी कला बोर्ड का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम, अनुसूचित जाति वित्त निगम से आप राजेंद्र नायक जी को याद रख सकते हैं। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, तो विश्वकर्मा जी किनके पास हैं, सुथार जी के पास है। विश्वकर्मा जी किनके पास है, सुथार जी के पास है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। रामगोपाल सुथार जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो आशा करता हूं सभी याद रख लेंगे। राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग को कई मंत्रियों में बांटा। बात करें दोस्तों पंचायती राज विभाग की के अधीन महिला एवं बाल विभाग, जो बाल विकास विभाग आता है वह किसको सौंपा गया है, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को सौंपा गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी को पंचायती राज विभाग के अधीन एक कृषि विभाग आता है, उसका काम कौन देखेंगे, किरोड़ी लाल मीणा जी देखेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कार्य कौन देखेंगे, तो गजेंद्र सिंह खींवसर जी इसका देखेंगे। शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा विभाग का काम कौन देखेंगे, तो मदन दिलावर जी देखेंगे, जो अपने क्या है शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कौन है, मदन दिलावर जी। चिकित्सा मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह जी खींवसर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, अविनाश गहलोत। ये क्या देखेंगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संभालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रमुख विभाग सौंपे गए हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ा। बात करें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फैक्ट की, प्रदेश में मुख्यमंत्री मां बाउचर योजना लागू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां बाउचर योजना लागू की गई है और इस योजना के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। कब लागू की, पहले तो यह अपने को पता होनी चाहिए। अप्रैल 2024 में यह पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों वर्तमान में यह सबसे पहले 12 भरतपुर और फलोदी में लागू किया गया। 12 भरतपुर फलोदी में लागू किया गया, ये आपको याद रखने है। किससे याद रखेंगे आप, बीएफ से याद रखें, बीबीएफ से याद रख सकते हैं कि 12 भरतपुर फलोदी, 12 भरतपुर फलोदी, 12 भरतपुर फलोदी बीबीएफ अप्रैल 2024 में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। है क्या दोस्तों, यह योजना क्या है कि योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई बाउचर मिलेगा। एक ई बाउचर मिलेगा, उस बाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर पर, किसी भी प्राइवेट अगर लेबोरेटरी है, कोई भी लेबोरेटरी है, उस पर सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के अलग अलग प्राइस होते हैं, अलग अलग मूल्य पर होते हैं, लेकिन इस योजना के तहत क्या होगा, किसी भी क्यूआर कोड स्कैन करके किसी भी प्राइवेट लेबोरेटरी पर क्या कर सकती है, गर्भवती महिलाएं सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवा सकती है बिना किसी शुल्क की, यानी निःशुल्क। यह योजना भी राज्य सरकार के द्वारा लागू की है। देवेंद्र झांझड़िया जी, अभी बहुत चर्चा में रहे देवेंद्र झांझड़िया जी, जो वर्तमान में चूरू लोकसभा सीट के बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है लोकसभा सीट चूरू के लिए, और इन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। क्या किया गया है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष इन्हें निर्वाचित किया गया है। तो देवेंद्र झांझड़िया जी अपने किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनके बारे में जानना अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरालंपिक के क्षेत्र में इन्होंने ऐसा कोई भी पदक नहीं है कि इन्होंने जीता नहीं हो, और 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आइए इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं। 10 जून 1981 को चूरू में जन्मे देवेंद्र झांझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता। बात करें 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो स्वर्ण पदक, और 2015 में रजत पदक जीता। एशियन पैरा गेम्स 2014 की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। पद्म भूषण से 2022 में इन्हें नवाजा गया, और ऐसा
पद्म भूषण पैरा एथलीट के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। एकमात्र भारतीय डबल पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं ये। 2004 और 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में, और 2017 में इन्हें खेल रत्न से नवाजा गया। 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया और 2012 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी प्रतिभा के धनी है यह, और इन्होंने बहुत मेहनत के साथ यह मुकाम हासिल किया है। तो देवेंद्र झांझरिया जी को भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष इन्हें निर्वाचित किया गया है। प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। पहले तो ये जानिए कि नमो ड्रोन दीदी है उसकी शुरुआत कहां से की गई। तो राजस्थान के कोटा जिले से इसका शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम क्या है दोस्तों? इसके तहत क्या है, हाड़ौती क्षेत्र की कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनकी 104 महिलाओं का इसमें चयन किया गया, जो खेतों में ड्रोन उड़ाएगी और ड्रोन से दवाइयां, स्प्रे, जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो डालकर और बीजों की बुआई भी करेगी। इस प्रकार नमो ड्रोन दीदी है और यह केंद्र सरकार द्वारा आवंटित है। 104 ड्रोन 104 महिलाओं को बांटे जाएंगे, जिससे क्या है कि महिलाएं क्या कर सकती है, आसानी से घर बैठे खेती कर सकती है, ड्रोन से खेती भी कर सकती है। सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। तो ये देखिए अपने विकसित भारत की एक शानदार पहल कि महिलाएं भी क्या करें, अच्छे तरीके से और आसानी से खेती करे और अधिक उत्पादन करे और अपने अच्छा जीवन जिए। चर्चा करते हैं इस योजना के बारे में। इस क्रम में प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह का आयोजन कोटा जिले के CFCL के पास, CFCL क्या है, चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड के पास, बंबोरी रोड, गडेपान में 11 मार्च 2024 को किया गया। 104 महिलाएं स्वयं सहायता समूह है, ये NGO होते हैं दोस्तों, स्वयं सहायता समूह है, की खेती के लिए ड्रोन दिए गए। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत हड़ौती में 104 महिलाओं का चयन किया गया, जो खेतों में ड्रोन उड़ाएगी, दवा, स्प्रे से लेकर बीजों की बुआई भी करेगी। इसके लिए महिला कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए प्रदेश की 5 जोन में बांटा गया है। इसमें ड्रोन संचालन से लेकर इसके माध्यम से खेती का प्रशिक्षण देने के लिए 5 कंपनियों को जिम्मा दिया गया है। इसमें इफ्को को, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड CFCL और NFCL व 2 अन्य कंपनियां इसमें शामिल है। तो दोस्तों आप बताइएगा इफ्को की स्थापना कब की गई? इफ्को की स्थापना कब की गई? चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहां पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और ये ऐसे ही नहीं पूछ रहा, ये अक्सर परीक्षा में आते ही आते हैं। इफ्को भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है और चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड तो अपने आप में है ही। तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी कब स्थापना की, इनके मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप जरूर बताइएगा। महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 के भाषण के दौरान की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ 30 नवंबर 2023 को किया गया था। बात करें दोस्तों नए फैक्ट की। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान राज्य स्तरीय कार्यक्रम बीकानेर में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था। और यह कहां पर हुआ? तो बीकानेर में हुआ। कहां पर हुआ? तो बीकानेर में हुआ। और दोस्तों इसमें रोचक बात यह थी कि इसमें मेरे फादर साहब भी, मेरे पिताजी भी मुख्य अतिथि के रूप में थे। हमारा संविधान हमारा सम्मान को लेकर जो ये अब संविधान हुआ, इसके विजिटिंग कार्ड्स हैं, इसके जो इन्विट दिखाने थे आपको ताकि आपको अच्छे से याद रह जाते, लेकिन वो इस PDF में शामिल नहीं हुए। लेकिन आगामी सेशन में आपसे रूबरू करवाऊंगा इसको लेकर। हमारा संविधान इसमें जो आए थे चीफ जस्टिस आए थे और उन्होंने संविधान को लेकर क्या किया था, जागरूक किया था। कहां पर? तो गंगा सिंह ऑडिटोरियम में। कब? 9 मार्च 2024 को। यह अपने को ध्यान में रखना है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान विषय के तहत एक क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 9 मार्च 2024 को
किया गया। कब किया गया? 9 मार्च 2024 को किया गया। कार्यक्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ CJI और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और राजस्थान सरकार के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इसमें भाग लिया। बात करें दोस्तों CSC रिपोर्ट क्या है, तो दोस्तों दिल्ली में है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस ने अभी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि हनुमानगढ़ देश के 3 सबसे प्रदूषित शहरों में से पहले पायदान पर है। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला सबसे प्रदूषित शहर में बात करें तो पहले पायदान पर है, जो कि अपने आप में बहुत दुखदायी खबर है, क्योंकि ऐसा प्रदूषित शहर होना नहीं चाहिए। अपने शहर को, अपने गांव को, अपने घर को स्वच्छ करके रखना चाहिए, ताकि अपने किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना न करें। बात दोस्तों CSC ने सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की इस रिपोर्ट ने भारत के 3 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली NCR का क्षेत्र और बिहार का बेगूसराय और हनुमानगढ़ को शामिल किया है। और राजस्थान की बात करें तो अपने पहले स्थान पर कौन है? तो हनुमानगढ़ है। दूसरे स्थान पर धौलपुर है, तीसरे स्थान पर भिवाड़ी है और चौथे पर है श्री गंगानगर। न्यूनतम वायु प्रदूषित शहर है वो दोस्तों सिरोही, बाड़मेर। देखो दोस्तों, बाड़मेर का हमेशा पिछड़े में नाम आता है जब भी अपने कोई फैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अब तो बाड़मेर बहुत चर्चित है। सभी युवाओं के कुछ सभी रोचक फैक्ट हैं वो बाड़मेर से जुड़े हैं। वो बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की लोकसभा के क्षेत्र को लेकर आप जान ही गए होंगे मैं किन की चर्चा बात कर रहा हूं आपसे। तो ये बाड़मेर काफी अभी हॉट सीट के रूप में चर्चा में रहा है, जिसकी जो परिणाम 4 जून के आने के बाद अपनी तमाम सुर्खियों को बटोरेंगे अपने शानदार सेशन में और परीक्षा उपयोगी तथ्यों की जानकारी अर्जित करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि हनुमानगढ़ है वो राजस्थान का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर माना गया है। ठीक है दोस्तों, भूखिया, जगपुरा और कांकरियागारा में सोने की खानों की होगी नीलामी। ये कहां पर है? तो राजस्थान में अब देश के सोना उत्पादक राज्यों में शामिल होने जा रहा है। तो ये जगतपुरा, भूखिया, कांकरियागारा ये सब बांसवाड़ा में है। ये सोने के खाने वहां पर है जिनकी अभी क्या होनी है? नीलामी होनी है। राजस्थान में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी है? 721 हो गई है। जो पहले 470 थी, अब कितनी हो गई है? 721 हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है ये अपने जानकारी अर्जित कर लेते हैं। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व की श्रेणी में सरिस्का और रणथंभौर दोनों टॉप 15 में है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व की श्रेणी में सरिस्का तीसरे स्थान पर है। सरिस्का में 269 बघेरे हैं। 2018 से 22 के मध्य यहाँ पर 102 बघेरे बढ़े हैं। और रणथंभौर नेशनल पार्क में 2018 से 22 के मध्य 80 बघेरे बढ़े हैं। तो ये अपने ऐसे कोई परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जानकारी पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई बिंदु अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। अंकित जांगिड़, सिंघाना झुंझुनू के अंकित जांगिड़ ने फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियन के 67 किलो भार वर्ग में क्या जीता है दोस्तों? खिताब जीता है। तो अंकित जांगिड़ किससे रिलेटेड है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अंकित जांगिड़ किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। और सिंघाना झुंझुनू की है। सिंघाना झुंझुनू की है, सिंगाड़ा झुंझुनू की नहीं है। सिंगाड़ा तो खाने वाले आते हैं। सिंघाना। प्रदीप शेखावत, प्रदीप शेखावत जी को दोस्तों ये जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्हें चंपालाल उपाध्याय सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। चंपालाल उपाध्याय सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। चंपालाल उपाध्याय कौन थे दोस्तों? ये शिक्षाविद और कानूनविद थे और उनके सम्मान में दिए जाने वाला यह सम्मान प्रदीप शेखावत को रतनगढ़ में आयोजित सम्मान वितरण समारोह 19 मार्च 2024 को प्रदान किया गया है। दिया कुमारी, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। उन्होंने इस पद का कार्यभार 15 मार्च 2024 को ग्रहण किया गया है। सार्वजनिक निर्माण के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
महाराजा हुकम सिंह। दोस्त जैसलमेर राज परिवार के सदस्य और पूर्व विधायक महाराज हुकम सिंह 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अंकित खंडेलवाल, तो ये जयपुर के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों क्या किए गए हैं? जयपुर में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ओंकार सिंह लखावत, ओंकार सिंह लखावत को दोस्तों भजनलाल जी सरकार द्वारा राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? RHCPA, राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रमोशन अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ओंकार सिंह लखावत को किया गया है, क्योंकि लाख लाख रुपए लगाकर क्या करेंगे? सभी का संरक्षण करेंगे। जितनी भी साइटें हैं, हेरिटेज अपने विरासत स्थल हैं, उनको क्या लाख लाख रुपए लगाकर क्या करेंगे? संरक्षण देंगे। तो ओंकार सिंह लखावत, इस प्रकार आप याद रख लीजिएगा। हिमानी पूनिया, तो दोस्तों इन्होंने जयपुर की हिमानी पूनिया ने मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीता है। तो हिमानी पूनिया किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से संबंधित है। ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों ये जो प्लेयर्स हैं इनका यही पूछा जाए किन से संबंधित है, और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं पूछी जाती। धनंजय सिंह खींवसर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है, और इनसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो पुत्र थे वैभव गहलोत, वो कौन थे? RCA के अध्यक्ष थे, जिनके त्यागपत्र देने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? धनंजय सिंह खींवसर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? धनंजय सिंह खींवसर को। बात करें दोस्तों RCA की, तो इसकी स्थापना 1931 में हुई, और कहां पर हुई? अजमेर में हुई। इसका पहले नाम राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन था, जिसका बाद में क्या कर दिया गया? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया 1956 में, और 1935 से रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू कर दिया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें प्रोफेसर जिष्टा जसवाल की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति ने 4 मार्च 2024 को नियुक्त किया गया है। गोविंद डागुर को, गोविंद डागुर जी कौन है? श्री नाथद्वारा साहित्य मंडल नाथद्वारा द्वारा दरसोनी भरतपुर निवासी साहित्यकार गोविंद सिंह डागुर को ब्रज भाषा साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए ब्रज भाषा विभूषण की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसको? गोविंद डागुर जी को, गोविंद डागुर जी को। विभीषण जी का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो विभीषण जी का मेला कैथून कोटा में लगता है। कहाँ पे लगता है? कैथून कोटा में लगता है। बात करें दोस्तों सर्च ब्रांड का ऊंटनी का दूध। अब दोस्तों ऊंटनी का भी दूध क्या आएगा? सर्च ब्रांड का आने वाला है। कि ऊंटनी के दूध को पोषणीय व औषधीय गुणों के मद्देनजर इसके विपणन हेतु राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सर्च ब्रांड का ऊंटनी का दूध पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा 14 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। अब ऊंटनी का दूध भी अपने को क्या मिलेगा? सर्च के बूथ पर मिल जाएगा। अगर किसी को पीना है तो वह पी सकते हैं और ताजगी का आनंद ले सकते हैं। ताजगी से भरपूर ऊंटनी का दूध, ये आप याद रखिएगा। CDTI क्या है दोस्तों? CDTI के पहले में जान लीजिए। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र, सबसे पुरानी शाखा इसकी चंडीगढ़ में है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये गुप्तचर प्रशिक्षण देते हैं, जासूसी का प्रशिक्षण देते हैं आपस में। देश में कुल 5 CDTI है, जो चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर और गाजियाबाद में है। ये सभी CDTI के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत क्रियाशील है। अब अपने राजस्थान में क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र बगरू जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्रालय व विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में श्रीलंका के 20 पुलिस अधिकारियों को मार्च 2024 में 5 दिन का हाईटेक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कहाँ के? तो श्रीलंका के। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि CDTI द्वारा किस कंट्री के 20 पुलिस अधिकारियों को गुप्तचर प्रशिक्षण दिया गया, तो वह श्रीलंका की। किसके? श्रीलंका की। यह आपको ध्यान में रखना है। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो, तो दोस्तों इसका आयोजन 2 से 4 मार्च 2024 को जयपुर में हुआ, और देश विदेश के कई प्रिंटिंग कंपनियों ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। और आगामी एक्सपो है वो जयपुर में होगा 2026 में। स्कूल एट होम, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है।
जो सामाजिक न्यायिक अधिकारी मंत्री अविनाश गहलोत जी है, उनके द्वारा यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया 13 मार्च 2024 को, स्कूल एट होम। क्या है, बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया अविनाश गहलोत जी के द्वारा कि कक्षा 1 से 12 के पाठ्यक्रम के साथ साथ सह पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम और ऑनलाइन कक्षाओं के साथ उपलब्ध है। और यकीनी है कि स्कूल एट होम कार्यक्रम राजस्थान सरकार की एक समावेशी शैक्षिक पहल है, जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए, दिव्यांगजन बच्चों के लिए और वंचित छात्रों को घरों तक बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफोन के पहुंचाता है। स्कूल एट होम, अब स्कूल भी क्या चलकर आएगा बच्चों के पास, और उन्हें बिना इंटरनेट, बिना किसी स्मार्टफोन के क्या है, शिक्षाएं दी जाएगी। और इसके कौन से बच्चों को, जो वंचित छात्र हैं और दिव्यांगजन हैं उनको। इस पहल के तहत विशेष योग्यजन बच्चों को नियमित और निःशुल्क शिक्षा एनजीओ हेल्पिंग हैंड इंडिया के द्वारा पहुंचाई जाएगी। किसके द्वारा? हेल्पिंग हैंड इंडिया के द्वारा पहुंचाई जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी रोमियो स्क्वाड ये चलाई गई है दोस्तों। रामाश्रय, अच्छी पहल है ये भी राजस्थान, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है। रामाश्रय दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई बनाई गई है, जिन्हें किन्हीं नाम से, रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। कि दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बेहतर उपचार के लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया है, ठीक है, ताकि उनका क्या है, अच्छे से उनका इलाज हो सके। और उन्हें क्या नाम दिया गया है? रामाश्रय नाम दिया गया है। इसके साथ राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से एक वार्ड बनाया जाएगा। और वर्तमान में प्रदेश के 49 जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। कितने? 49 हॉस्पिटल्स में यह रामाश्रय बनाए जा चुके हैं, जहां पर वृद्ध और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आसानी से और बेहतरीन ढंग से इलाज किया जाएगा। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, डंपिंग यार्ड क्या है? आपने कई प्री वेडिंग देखी होगी कि दोस्तों जहां पर मार्बल के जो बारीक पाउडर होता है वहां पर बिछा दिया, जैसे यूं लगता है स्नो, बर्फबारी होती है और जो एक वाइट चद्दर बिछ जाती है धरा पर, वो तो उसे बोलते हैं डंपिंग यार्ड, स्नो यार्ड। तो देश का सबसे बड़ा नया डंपिंग यार्ड विकसित किया जा रहा है, और यह क्या नया पर्यटक का एक नया केंद्र बन जाएगा। 2000 फैक्ट्रियों से निकलने वाले मार्बल स्लरी से, यानी मार्बल का जो पाउडर होता है, 20 वर्ष तक का समय लगेगा। और इससे पहले किशनगढ़ में 322 बीघा में पुराना डंपिंग यार्ड है, जिसे स्नो यार्ड किशनगढ़ के नाम से भी जाना जा सकता है। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा स्नो यार्ड किशनगढ़, आप अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन, दोस्तों दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन का हरी झंडी 16 मार्च 2024 को दिखाकर इसे रवाना किया गया है। और यह 2150 मीटर की लंबाई वाली प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग भी यहाँ पर बनाई गई है। बात करें देश की सबसे लंबी सुरंग की, तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। साइंस पार्क, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने अजमेर के पंचशील में साइंस पार्क और इसकी 4 दीवारी की आधारशिला 7 मार्च 2024 को रखी है। तो अपने इससे प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में साइंस पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो साइंस पार्क अजमेर में बनाया जा रहा है। अजमेर का यह साइंस पार्क पश्चिम भारत में सबसे आधुनिक होगा। 20,000 वर्ग मीटर में लगभग 28 करोड़ के व्यय से 2 चरणों से बनकर यह तैयार किया जाएगा, जिसमें तारामंडल सहित कई विशेषताएं होगी। तो यह कहां पर बनाया जा रहा है? अजमेर में बनाया जा रहा है। पोस्टल बड़ी, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोस्टल बड़ी, राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया है। कि जो होम वोटिंग होती है, यानी पोस्टल जो वोटर होते हैं उनको जो मॉनिटरिंग करने के लिए पोस्टल बड़ी ऐप तैयार किया गया है। जो यह लॉन्च किया गया, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है दोस्तों? प्रवीण गुप्ता जी हैं। कि कौन है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता जी, क्योंकि ये प्रवीण है। किस में प्रवीण है? सभी चुनावों को अच्छे तरीके से कराने में। प्रवीण का मतलब होता है कुशल होना, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने वाला, योग्य होना। तो ये प्रवीण है, इसलिए इन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया। इस तरीके से आप याद रखना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता जी। 21 मार्च 2024 को इन्होंने यह लॉन्च किया। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र निक
श्री गंगानगर द्वारा विकसित किया गया है। तूतड़ा, नागौर के BR मिर्दा राजकीय कॉलेज में बाजरे के तूतड़ा को इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में नवाचार किया गया है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों भी चर्चा में रहा, जहां पर आदि मानव के संकेत मिले हैं और इसे कुछ विशेष है नहीं। धर्म गार्जियन युद्ध, दोस्तों धर्म गार्जियन युद्ध है जिसके बारे में अपने पहले सेशन में पढ़ा था। भारतीय सेना और जापान की सेना के मध्य एक युद्धाभ्यास है जिसे धर्म गार्जियन के नाम से जाना जाता है, जिसका 5वां संस्करण बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित हुआ और दोनों देशों की टुकड़ियों में 40-40 जवान इसमें शामिल थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है कौन कौन से देशों के मध्य होता है, भारत और जापान के मध्य होता है। हेरिटेज ओडिसी, देश में लग्जरी रेल में शामिल डेक्कन ओडिसी की पहली ट्रेन हेरिटेज ओडिसी 29 फरवरी 2024 को जैसलमेर पहुंची है। डेक्कन ओडिसी ने इस ट्रेन का संचालन हेरिटेज ओडिसी के नाम से शुरू किया है कोरोना काल के बाद। तो ये दोस्तों था आज के अपने प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, जिनको अपने अच्छे तरीके से अध्ययन किया। और आपको यह सेशन कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे रिकैप कर देता हूं, 1 मिनट के अंदर अपने संपूर्ण प्रादेशिक परिदृश्य को रिकैप कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2 चरणों में हुए दोस्तों, 19 और 26 अप्रैल को। पहले चरण में 12 सीटों पर, दूसरे चरण में 13 सीटों पर। अडानी ग्रुप ने जैसलमेर के कौन से कोट में, देवी कोट में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया। जल जीवन मिशन में डीडवाना कुचामन पहले स्थान पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर खेलरल तिजार रहे हैं। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार की बात करें तो सुंदरकांति जोशी पुरस्कार है वह महिला क्रिकेटर्स को दिया जाता है। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को, सब जूनियर में वृंदा शर्मा को दिया गया। सतत विकास लक्ष्य जो 17 है, 2015 से यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 2030 तक यह प्रोग्राम चलना है। कुल इसमें 17 लक्ष्यों को लेकर बात की गई है और इसके तहत 3 पोर्टल लॉन्च किए गए। SDG नॉलेज हब, खाद्य पोषण सुरक्षा डैशबोर्ड और जीरो हंगर डैशबोर्ड। 4 कलाकारों को क्या दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इनको कोबरा खा गया दौलत जी को, कहां पर, मेवात में खा गया। यह आपको रखना है, कोबरा दौलत जी को कहां खा गया, मेवात में खा गया। IIT जोधपुर ने कौन सा ड्रोन विकसित किया है, तो अहिंगा विकसित किया है। जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, राजस्थान बन गया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है कि विधानसभा को बिना पेपर के संचालित करना है, यानी पेपरलेस बनाना है और कंप्यूटरीकृत करना है। रीति का गठन, नीति आयोग की तर्ज पर ही रीति का गठन किया गया है और पूर्व में जो माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया था, उसे चेंज कर क्या किया गया, रीति का गठन किया गया है कि यह विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को लेकर सभी जो आयाम है उनको समझाएगा और उन पर अच्छी तरीके से कार्य करेगा। रामगढ़ कलेक्टर प्रदेश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल बन गया है। और दोस्तों बात करें अपने मुख्यमंत्री मां बाउचर योजना कब लागू की है, तो अप्रैल 2024 में लागू की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत BBF 12 भरतपुर फलोदी में इसे लागू किया गया है। ठीक है। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कोटा से की गई। हाड़ौती की 104 महिलाओं को 104 ड्रोन बांटे गए हैं, जिससे वह क्या करेगी, खेतों में बुआई बिजाई स्प्रे वगैरह सब ड्रोन से करने वाली है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर में गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ और CSC की रिपोर्ट में हनुमानगढ़ अपने पहले स्थान पर है प्रदूषित शहरों में। और दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट जो अपने लिए है कि धनंजय सिंह खींवसरा वो RC के अध्यक्ष बन चुके हैं और सर्स ने अपना क्या कर दिया है, ऊंटनी का दूध लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों इसमें कुछ विशेष बारे में अपने अच्छी तरह रामाश्रय के बारे में पढ़ा और साइंस पार्क के बारे में पढ़ा। तो ये दोस्तों था अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके बारे में अपने पढ़ा। कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।